Good morning to all my online dear students. In the last class, we have discussed about acid-base titration, that is also known as the pH titration curve. और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कभी भी एसिड बेस टाइट्रेशन आप करेंगे तो आपको 4 पॉइंट पे बेटा पीएच को निकालना होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मतलब t बराबर 0 जब आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट और सबसे आखिरी में आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जस्ट उसको हम लोग अगर 2 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि हमने देखा था कल हम लोगों ने जो शुरू किया था एसिड बेस टाइट्रेशन, और एसिड बेस टाइट्रेशन को हमने और क्या बोला था बेटा, इसे पीएच टाइट्रेशन कर्व भी बोला था हमने। पीएच टाइट्रेशन कर्व, हमने हर तरीके के सॉल्यूशन का पीएच निकालना सीख लिया है। उसी पीएच को अब निकाल के बस उसको कर्व के फॉर्म में, है ना, हमें ग्राफ के फॉर्म में उसी को पीएच को देखना है कि ग्राफ किस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा बस ध्यान करो, अगर तो हम लोगों ने देखा था 4 पॉइंट पे पीएच निकालना है। सबसे पहले बेटा आपको पीएच निकालना रहता है कब, स्टार्टिंग में। थर्ड नंबर पे आपको पीएच निकालना होता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे पीएच जो होता है उसे हम लोग निकालते हैं किस पे, ऊपर, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। और लास्ट में पीएच हम लोग जो निकालते हैं वो होता है आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इन 4 पॉइंट्स पे आपको पीएच को निकालना है, और इनके लिए रूल भी फिक्स है कि स्टार्टिंग में हमेशा कौन सी चीज रहेगी। स्टार्टिंग में जो पीएच निकलेगा वो किसकी वजह से निकलेगा, जो भी बीकर के अंदर जो भी चीज रखी रहेगी, बीकर में जो आप लोगे स्टार्टिंग में केवल उसका रहेगा, क्योंकि आपने ब्यूरेट से कुछ ऐड नहीं किया है। और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करो तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो भी चीज ब्यूरेट में बची रहेगी उसकी वजह से पीएच आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या बन चुका होगा, जो भी बीकर में रखा हुआ चीज होगा वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है। तो और इक्विवेलेंस पॉइंट पे मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने का मतलब किसकी वजह से पीएच निकलेगा, सॉल्ट की वजह से पीएच निकलेगा। और बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले की बात करोगे तो कुछ ब्यूरेट का कुछ अमाउंट तो न्यूट्रलाइज करके उसे सॉल्ट में कन्वर्ट किया होगा, और कुछ खुद बीकर के अंदर जो भी या तो एसिड होगा या तो बेस, मतलब बिफोर ईपी आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, बफर। क्या मिलेगा, बफर। अब बीकर के अंदर आप चाहो तो एसिड ले सकते हो या बेस हो सकता है आपका पहले से मौजूद, ठीक है। और ब्यूरेट के अंदर भी या तो आप एसिड को लेगे या तो बेस को लोगे, ठीक है। और बफर में डिपेंड करेगा आपने किसका टाइट्रेशन करवाया है, किसके रिस्पेक्ट में। जिस चीज का टाइट्रेशन करवाया जाता है उसको बीकर में लेते हैं, नीचे रहता है। कल का डायग्राम थोड़ा सा ध्यान हो तो ये हमारे पास बीकर नीचे होता था, बीकर में उस चीज को लिया जाता है जिसका टाइट्रेशन करवाते हैं, और ब्यूरेट ऊपर से आता है, ब्यूरेट में उस चीज को लिया जाता है जिससे टाइट्रेशन हो रहा हो। ब्यूरेट में उस चीज को भरोगे जिससे टाइट्रेशन करवाया जाएगा, और बीकर के अंदर उस चीज को भरते हैं जिसका टाइट्रेशन होता है। अब इसमें एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो अगर इसके अंदर आप एसिड लोगे तो ब्यूरेट में आपको क्या लेना पड़ेगा, बेस। और अगर आपने इसके अंदर बेस लिया होगा तो ब्यूरेट के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, एसिड, ठीक है। सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा आपको। और इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले अगर नीचे आपने एसिड लिया है, ऊपर आपने बेस लिया है, तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट भी बनाएंगे, और वो एसिड भी अगर मौजूद है, वीक एसिड, तो ये क्या बनाएगा, एसिडिक बफर बनाएगा। और सपोज करो नीचे अगर बेस होता और ऊपर से आप एसिड को ऐड करते तो नीचे बेस भी बचा रहता और थोड़ा सा सॉल्ट भी बनता, तो क्या बनता, बेसिक बफर। तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमेशा बफर बनेगा, चाहे वो तो एसिडिक बफर हो सकता है या तो ये एसिडिक बफर होगा या तो बेसिक बफर होगा, ठीक है। और सॉल्ट भी हमारा एसिडिक सॉल्ट हो सकता है या बेसिक सॉल्ट हो सकता है। तो सॉल्ट में भी हम लोग यही लिखेंगे, या तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा या तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो हम लोग यहां भी 4 केसेस को देखेंगे बेटा। सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे जिसमें न्यूट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चंस थे, उनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर बोले क्वेश्चन में कि आपका अगर 25% न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो आप पीएच बताइए कैसे निकालेंगे। तो अगर आपका बेटा 25% न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, मतलब आपका उस एसिड का 25% तो चला गया है किसको बनाने में, सॉल्ट बनाने में, तो 75 किस फॉर्म में, एसिड। और अगर एसिड और सॉल्ट दोनों मौजूद है तो वहां पे बेटा हमारा बफर बन चुका है, तो हम लोग बफर का फॉर्मूला लगा के पीएच को निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो आज हम लोग अलग अलग केसेस को देखना सीख शुरू करते हैं, एक एक केस डील करेंगे। तो आज केस 1 हम लोग लेके स्टार्ट करते हैं, जो कल हमने लिया था। कल क्या लिया था? बीकर के अंदर हमने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया था, और ब्यूरेट के अंदर हम लोगों ने 0.1 मोलर NaOH लिया था। तो आज यही टाइट्रेशन में केस 1 हमारा यही रहेगा कि टाइट्रेशन किसका करवाया जाएगा? वीक एसिड का। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो हम लोग केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एक एक टाइट्रेशन को देखते चलेंगे। ये 4 आइडिया आपको रहे दिमाग में कि क्या क्या हमें कब लेना होता है। चलो, तो एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। पहला केस हम लोग ले लेते हैं, केस 1 रहेगा हमारे पास। केस फर्स्ट, इसको भी हटाता हूं मैं। देखो, केस फर्स्ट है हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन का। सबसे पहला केस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वीक एसिड का टाइट्रेशन कराया जा रहा है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो जिसका टाइट्रेशन कराया जाएगा वो कहां जाएगा? बीकर के अंदर, और जिससे करवाया जाएगा वो कहां रखेंगे हम? ब्यूरेट के अंदर। तो टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें बेसिकली इसका ग्राफ देखना है, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन से समझेंगे इस चीज को। क्वेश्चन दे रहा है हमें 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, और इसका हमें Ka की वैल्यू दे रहा है 10⁻⁵। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्या मीनिंग हुआ इसका? मतलब एसिटिक एसिड को आपने बीकर में लिया है और उसके अंदर 0.1 मोलर NaOH आप कहां से डाल रहे हैं? ब्यूरेट से डाल रहे हैं। तो 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो हमें बोल रहा है कैलकुलेट pH of the solution, calculate pH of the solution in beaker, calculate pH of solution in beaker after addition of 0 ml, 10 ml, 25 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml and 70 ml of NaOH solution। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन को समझ जाओ पहले। प्रॉब्लम क्या दे रहा है हमें? प्रॉब्लम हमें ये दे रहा है कि 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को हमने लिया है। ठीक है, इस टाइट्रेटेड विथ 0.1 मोलर NaOH। 0.1 मोलर NaOH के साथ क्या करवाया जा रहा है? इसको टाइट्रेट किया जा रहा है। तो हमें बोल रहा है पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालिए बीकर के अंदर आफ्टर एडिशन ऑफ 0 ml, 10 ml, 25 ml, 40 ml, 50 ml, 60 और 70 ml NaOH का ऐड किया जाएगा। तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? तो काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसके अंदर बेसिकली ग्राफ बनाना है, इसीलिए मैं इसे लेंदी प्रॉब्लम के तरीके से ले रहा हूं कि आप इसे ग्राफ के फॉर्म में समझेंगे। तो देखो, हमें तो 4 पॉइंट पे पीएच को निकालना है। अब इनसे वॉल्यूम जो दिया है इनसे हमें आइडेंटिफाई करना है किस पॉइंट पे क्या होगा। तो कभी भी आपको टाइट्रेशन का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट निकाला करो। सबसे पहले क्या निकाल लिया करो? इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा, कितने एमएल पे इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला है। टाइट्रेस जो ऊपर अपना टाइट्रेंट रखा है उस टाइट्रेंट के कितने एमएल पे हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। कल मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है। हम क्या निकालेंगे पहले बेटा? इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पता करने का तरीका क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है हमें पता है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट लिख देते हैं। एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। पढ़ा है हमने ये तो, कि एसिड का जो होता है इक्विवेलेंस वो किसके बराबर हो जाए? बेस के। और इक्विवेलेंस का फॉर्मूला कल बताया था मैंने आपको। इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से। और नॉर्मेलिटी खुद क्या होता है? नॉर्मेलिटी को हम लोग मोलरिटी इंटू n फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर।
ये नॉर्मेलिटी की जगह पे लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंस ऑफ एसिड की बात करो, एसिड का इक्विवेलेंस कितना होगा बेटा? तो एसिड का हमें देखो, एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। तो इसकी मोलरिटी कितनी है? 0.1। ये हो गया इसकी मोलरिटी इनटू एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा? 1। कितना एच दे सकता है? एक ही एच देगा ना, तो एन फैक्टर कितना आपका? 1। तो ये हो गया 0.1 इंटू 1। ये हो गया हमारा मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है इसका? 50 ml। ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। तो बेस का जरा देखो, बेस के अंदर आपका कौन सा बेस दिया हमने? NaOH दिया है। बेस कौन सा? NaOH। तो बेस की मोलरिटी कितनी है बेटा? 0.1 इंटू NaOH का एन फैक्टर कितना होगा? 1, क्योंकि ये 1 OH दे सकता है, तो एन फैक्टर 1। ठीक है, इंटू इसका क्या निकालना हमें? वॉल्यूम। यही वॉल्यूम हमें पता करना है कि ब्यूरेट से कितना वॉल्यूम NaOH का आएगा, ताकि इक्विवेलेंस पॉइंट हमें मिल जाए। तो आप यहां से देखो, इसे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH भी कितना आ जाएगा? 50 ml। कितना आ जाएगा? 50 ml। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अगर मैं NaOH का 50 ml मिला दूंगा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर, बेसिकली जो प्रॉब्लम दिया है वो क्या दिया हमें? हमारे पास ये सॉल्यूशन है 50 ml 0.1 मोलर, किसका? एसिटिक एसिड का। 50 ml 0.1 मोलर क्या है? एसिटिक एसिड। और इसके अंदर आप ब्यूरेट से, है ना, ये आपका ब्यूरेट है, इस पे स्केल बनी रहती है आपकी। इस ब्यूरेट से आप क्या कर रहे हैं? इसमें ड्रॉप वाइज, है ना, ड्रॉप वाइज क्या ऐड कर रहे हैं? NaOH। इसके ब्यूरेट के अंदर क्या भरा है आपका? 0.1 मोलर NaOH भरा है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चला कि अगर NaOH का मैं 50 ml अगर इसके अंदर मिक्स कर दूं, है ना, एसिटिक एसिड में डाल दूं, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मतलब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। तो देखो 50 ml पे तो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, तो 50 ml से पीछे वाले पॉइंट जो है 50, देखो इस पे तो क्या मिलेगा बेटा हमें? इक्विवेलेंस पॉइंट। तो 50 ml से कम अगर ड्रॉप मैंने NaOH का डाला तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। जैसे NaOH को डालोगे तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, और हमारा एसिटिक एसिड भी बचा रहेगा, क्योंकि NaOH का 50 ml जब डालेंगे तब वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा। तो 50 ml से पहले 40 ml, 25 ml और 10 ml, इन तीनों केसेज में आपका क्या रहने वाला है बेटा? इन तीनों केस में आपके पास बफर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका एसिटिक एसिड का कुछ अमाउंट बचा भी रहेगा और आपका सॉल्ट भी बन चुका है। ठीक है, 0 ml पे क्या होगा? 0 ml का मतलब क्या बेटा? 0 ml का मतलब है कि हमने NaOH को ऐड ही नहीं किया। ऐड ही नहीं किया तो जो भी pH रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा? जो चीज बीकर में रखी रहेगी, है ना। तो जो 0 ml पे मिलेगा pH वो किसकी वजह से मिलेगा हमें? एसिड की वजह से, जो चीज बीकर में रखी है। ठीक है, और 50 ml पे क्या हो जाएगा आपका? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से मिलेगा, मतलब यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने का यही फायदा है, देखो सब हमें पता चल जाता है क्या होने वाला है। और 60 और 70 ml पे बात करो बेटा, तो इन दोनों पे क्या होगा? अब सॉल्ट बन चुका है, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट आपको केवल और केवल क्या मिल, किसकी वजह से pH आएगा? जो भी आपका ऊपर लिया जाएगा ब्यूरेट के अंदर, तो इसके ऊपर pH जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा? बेस की वजह से। तो आपने पहले एक बार आइडेंटिफाई कर लिया ना, यही फायदा इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने का, कि आपको सब आइडिया लग जाता है कि किस पे pH, किस पे क्या, किस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, चलो तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग लेते हैं पहले एट 0 ml, 0 ml की बात करते हैं, एट 0 ml। तो बेटा जब 0 ml की बात करोगे तो 0 ml पे क्या होगा? और थोड़ा पीछे से लेता हूं मैं, है ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम, जगह ज्यादा चाहिए। 0 ml की बात करो तो 0 ml पे क्या होने वाला है बेटा? 0 ml डालने का मतलब क्या हुआ? 0 ml का मतलब है कि आपने NaOH को ऐड ही नहीं किया, तो जो भी pH आएगा वो किसकी वजह से आएगा? इसी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की वजह से आएगा। तो एट 0 ml पे आपका जो भी आने वाला है pH वो किसकी वजह से? वीक एसिड। और वीक एसिड कौन सा हमारे पास है इस समय? CH3COOH की वजह से आने वाला है। और बेटा वीक एसिड का कॉन्सेप्ट ये CH3COH आने वाला है, और CH3COH का हमें इंफॉर्मेशन तो पता है, इसका K कितना दिया है हमें? 10⁻⁵, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है बेटा? 0.1 मोलर। तो किसी वीक एसिड की वजह से pH कैसे निकालते हैं, याद है? वीक एसिड की वजह से pH कैसे निकालते हैं? K/C का रेशियो चेक करते हैं,
वो अगर 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से छोटा है कि बड़ा, उस पर डिपेंड करेगा। अगर छोटा आता है तो अल्फा को नेग्लेक्ट करते हैं, तो आपका सीधा क्या हो जाता है, अंडर रूट में k इंटू सी फॉर्मूला लगा दिया जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखो k अपॉन सी, देखो k क्या है 10⁻⁵ और c कितना है 0.1, तो 10⁻⁵ को 0.1 से डिवाइड करोगे तो 10⁻⁴ जो कि 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम लोग h प्लस का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, अंडर रूट में k इंटू सी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पहले पढ़ाया है मैंने, ये है ना, k/c का रेशियो चेक करो, अगर वो 1 से छोटा 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा है तो h प्लस डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट में k की जगह पे कितना बेटा 10⁻⁵ इंटू सी की जगह पे 0.1, तो ये अंडर रूट में 10⁻�6 मतलब कितना आ जाएगा 10⁻3। अगर 10⁻3 आ गया तो इसका मतलब pH कितना हो गया बेटा, pH हमारा 3 हो जाएगा, जो 10 के नेगेटिव पावर होता है वही pH होता है। तो स्टार्टिंग में pH कितना आ गया 3 आ गया, तो हमने 0 ml पे निकाल लिया। अब 10, 25 और 40 इन तीनों पे तो हमें पता है बफर होने वाला है। अच्छा, आप 10 ml तो छोड़ो, आप जैसे ही 1 ड्रॉप ऑफ NaOH भी ऐड करोगे, केवल 1 ml भी अगर ऐड करोगे NaOH का, तो वो तुरंत बेस है और ये एसिड है, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। तो 10, 25, 40 इन तीनों पे रिएक्शन होने ही वाली है, ठीक है। और 50 ml पे भी रिएक्शन होगा क्योंकि सॉल्ट बन जाएगा। इस सॉल्ट के न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद इन पे रिएक्शन नहीं होगी। तो 10, 25, 40 और 50 इन तीनों को हम एक साथ निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले इनको निकालने के लिए हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या है बेटा, CH3 COOH, इसको जैसे ही NaOH मिलेगा, ये NaOH तुरंत रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3 COONA प्लस H2O। ठीक है, तो अब यहां से देखो बेटा, हम लोग सारे केस यही डील करते हैं। 10 ml का भी मैं यही लेता हूं, ठीक है। 25 ml पे भी रिएक्शन होने वाली यही लूंगा, 40 ml पे भी रिएक्शन होगा तो उसे भी यही कवर करूंगा, और 50 ml पे भी रिएक्शन होने वाला है तो यही कवर करूंगा, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट और उसके पहले तक रिएक्शन होगा। लेकिन एक बार आप इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच गए तो उसके बाद रिएक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो 10 ml पे कैसे करोगे, 10 ml पे तो CH3COH का वॉल्यूम कितना है 50 ml और मोलरिटी कितना है 0.1, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे 50 इंटू 0.1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 मिलीमोल्स। कितने आ गए 5 मिलीमोल्स। और NaOH का कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो NaOH की मोलरिटी हमें पता है कितना है 0.1 मोलर, और कितना वॉल्यूम आपने डाला है 10 ml, तो 10 ml और 0.1 मतलब इसके मिलीमोल्स कितने हो गए 10 ml इंटू 0.1 इज इक्वल टू कितना 1। तो वही देखो इसके 5 मिलीमोल्स, इसके 1 मिलीमोल्स, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा बेटा NaOH, तो NaOH लिमिटिंग रिएजेंट तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसके कितने बच जाएंगे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा 4। आई होप कि ये विजिबल है आपको, साइज है ना, वैसे मैं बोल बोल के भी बता रहा हूँ तो आपको दिखना चाहिए ना। एक कितना है आपका 1 हो गया इसका, और उसके कितने हो रहे हैं 5 मोल्स, तो लिमिटिंग रेजेंट NaOH, लिमिटिंग रेजेंट NaOH हमेशा बनेगा, क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि ये 50 ml है, ये लिमिट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 50 ml NaOH पे आने वाला है, तो अगर 50 ml से कम मैं NaOH को डालूंगा तो लिमिटिंग रेजेंट हमेशा कौन सा रहेगा NaOH ही होगा ना, यही हमेशा खत्म होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले हमेशा वो खत्म हो जाया करेगा, तो कुछ सॉल्ट में बन जाएगा, मतलब कुछ परसेंटेज एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और उसका एसिड भी बचा रहेगा, मतलब वो बफर ही बनने वाला है। तो इन सब केसेज में आपका बफर बनेगा। तो देखो इसका 4 हो गया, ये तो लिमिटिंग रेजेंट है, खत्म हो गया, तो आपका CH3CONA का कितना बन जाएगा बेटा 1 ही बनेगा। एक से एक बनता है तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो ये क्या बफर का ही केस हो गया। तो बफर हो गया तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। इस फॉर्मूले से जाना पड़ेगा हमें, है ना। इन तीनों पे बफर बनने वाला है, बता दिया है मैंने, तो फॉर्मूला लगा दो बस। तो pH इज इक्वल टू pK की जगह पे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि K 10⁻⁵ है तो pK कितना हो जाएगा 5 प्लस लॉग सॉल्ट की जगह पे कितना डालोगे, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 1 अपॉन, एक्चुअल में ये मोल्स है, कंसेंट्रेशन कितना होगा बेटा 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना 50 ml इसका है और 10 ml इसका है, तो 50 10 कितना 60, 1/60 लिखेंगे। कंसेंट्रेशन तो कितना लिखोगे 1/60, उसको फर्क नहीं पड़ता है कोई, छोड़ो लिख नहीं रहा हूं मैं, 1/60 लिखोगे उसे, और इसका कंसेंट्रेशन कितना लिखोगे बेटा, नीचे एसिड का लेना है, एसिड का कितना लिखोगे 4/60, तो 60 तो कट ही जाना है ना, एक बार लिखने के लिए लिख देता हूं मैं 1/60 और इसका कितना लिखेंगे 4/60, तो आपका वॉल्यूम से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। पहले मैंने ही बताया कि
रेशियो है तो उसमें वॉल्यूम से हमें कोई मतलब ही नहीं है। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम होगा तो वॉल्यूम तो हमारा कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मोल्स से लेके डील कर लिया करो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 5 माइनस लॉग 4, 5 प्लस लॉग 1/4 को लॉग 4 लिख सकते हैं। और लॉग 4 आपका कितना होता है, लॉग 2 होता है 0.30, तो लॉग 4 होता है 0.6, तो ये हो जाएगा आपका 4.40। ठीक है ना, log 4 कितना होता है 0.60 ना, तो ये आपका 4.40 आ जाएगा पीएच। ठीक है, तो पीएच हमारा आ गया, पीएच हमारा कितना आ गया बेटा, पीएच आया हमारा 4.40। ठीक है, पहले पीएच 3 था, बाद में 4.40 हो चुका है। फिर देखो अगले में 25 ml पे क्या होगा, 25 ml पे देखो इसका वॉल्यूम तो जो रहेगा 50 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 5। आप सोच रहे होंगे कि सर CH3 COH का कुछ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो ये जो हम लोग ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं ना, ऐसे हमारे पास कितने एक्सपेरिमेंट दिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे हमारे पास 7 बीकर बने हैं किसके, CH3 COH के 50 ml के। 50 ml के मैंने CH3 COH के कितने लिए हैं, 7 बीकर है मेरे पास। पहले बीकर में मैंने 0 ml डाला था, मतलब ऐड ही नहीं किया था। दूसरे बीकर में मैंने 10 ml ऐड किया है। अब तीसरे बीकर में फिर से मैं ले जाके कितना ऐड करूंगा, 25 ml ऐड करूंगा। तो आपका CH3 COH का अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगा, इसको चेंज मत करना है ना कि सर ये 4 हो चुका है, ऐसा नहीं। हम लोग बार बार अलग अलग ml को अलग अलग बीकर के अंदर एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, इसके कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे बेटा आपका 25 दिया है, ये कितना है 25 इंटू इसकी 25 वॉल्यूम हो गया। मोलरिटी इसकी फिक्स है, कितनी मोलरिटी लेनी है 0.1, तो 0.25 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा बेटा 2.5। तो लिमिटिंग रेजेंट अभी भी यही रहेगा, जब तक बफर बनेगा लिमिटिंग रेजेंट 10 ही बनेगा। तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपका 5 माइनस 2.5, 5 का 2.5 तो रिएक्ट कर जाएगा, तो ये 2.5 बन गया। और CH3CONA का भी कितना बनेगा बेटा 2.5 ही बनेगा। तो अब बताओ फिर पीएच कैसे निकालोगे, पीएच तो पीएच इज इक्वल टू फिर से पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ही लगेगा, क्योंकि अभी भी आपको दिख रहा है कि ये बफर है, अभी भी बफर बना है, क्योंकि वीक एसिड बचा है और उसका सॉल्ट बचा है। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दिख रहा है आपको 2.5, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है। तो इसका मतलब यहां से हमें दिख गया कि पीएच कितना हो गया आपका 5, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला देखो, अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। इसमें बताओ क्या करोगे 50 इंटू 0.1, मतलब ये तो अभी भी 5 है। इसके कितने हो गए बेटा, NaOH का 40 ml लिया है, 40 ml लिया है, मोलरिटी कितनी है 0.1, मतलब इसके कितने मिलीमोल्स 4। अभी भी लिमिटिंग रेजेंट यही बनेगा, तो ये कितना बचेगा आपका 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और CH3CONO का कितना बनेगा 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो इसके 4 खत्म हो गए, तो इसके भी कितने बनेंगे 4 ही बनेंगे। ठीक है, फिर अभी भी बफर ही है, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड और उसका सॉल्ट बचा हुआ है, तो फिर से पीएच निकालेंगे, और पीएच इज इक्वल टू फिर से लगाएंगे क्या पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से बताओ। एक क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में करके बता देता हूं बेटा, बाद में मैं ग्राफ्स को बता ही देता हूं, क्योंकि आपको ग्राफ का पैटर्न ही दिखाना है मुझे कि कौन से पैटर्न को फॉलो करेगा। तो देखो यहां से पीके की जगह पे कितना रखोगे 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की जगह पे 4 अपॉन कितना रखते हैं 40 प्लस 50 90, लेकिन मैंने कहा वो कट ही जाना है, तो हम लोग सीधे मोल्स को ले लेते हैं, ऊपर 4 नीचे कितना लोगे 1, तो ये हो गया बेटा, ये आपका आ जाएगा 5 प्लस लॉग 4, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, तो आपका pH कितना आ जाएगा यहां से pH इज इक्वल टू 5.60। ठीक है क्या, चलो अब देखो 50 ml पे क्या होगा, तो 50 ml पे CH3COH का तो अभी भी 50 इंटू 0.1 मतलब कितने मिलीमोल्स 5 ही रहेंगे। NaOH का भी अब मैंने 50 ml ऐड कर दिया है बेटा, तो 50 इंटू मोलरिटी 0.1 मतलब अब इसके भी 5 मिलीमोल्स। तो अब देखो, अब दोनों लिमिटिंग रेजेंट ये भी खत्म हो जाना है और ये भी खत्म, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में हो गए ना, और हमें पहले ही निकाल लिया है कि 50 ml पे ही क्या आने वाला था इक्विवेलेंस पॉइंट। तो अब देखो ये भी 5, ये भी 5 मिलीमोल्स, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में अब केवल और केवल क्या बचा रहेगा सॉल्ट, और सॉल्ट बचा है मतलब दैट इज द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये कितना बन जाएगा, इसके 5 खत्म, इसके भी 5 खत्म, तो 1 मोल से 1 बनता था, तो इसका भी कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 आ जाएगा इसका 5 मोल्स। अब मुझे
कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नाउ दिस इज द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो यहां पे इन तीनों केस में बफर था, इन दोनों केस में क्या था बेटा, बफर। और कौन सा बफर था ये, एसिडिक बफर। इन तीनों केस में तो हमारे लिए क्या चला है, एसिडिक बफर। यहां पे कौन सा केस हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। यहां पे कौन सा केस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पीएच निकालने के लिए मुझे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा इसके लिए, एसिडिक एसिडिक देखो CH3CON अगर है हमारे पास, तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, पीएच का फॉर्मूला हमारा हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग से आया है, ठीक है ना। जो तो ये हमारा यहां से 5, तो हमें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन निकालना होगा। तो कंसंट्रेशन के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, 5 डिवाइडेड बाई, या ऐसे लिख देता हूं मैं, चलो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, 5 तो मोल्स है, तो 5 डिवाइडेड बाई क्या लेंगे नीचे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना हो चुका है, 50 ml इसका है, 50 इसका भी है, और 50 ml इसका भी है, तो 50-50 कितने, 100। तो 5/100 मतलब कितना हो जाएगा ये, 1/20। और चूंकि अभी हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है बेटा, तो पीएच का फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। एसिडिक पार्ट वीक है ना, CH3COH से आया है, एसिडिक पार्ट वीक है, तो फॉर्मूला क्या था, इसीलिए सारे फॉर्मूले हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, pKw प्लस pK प्लस log C, ठीक है ना। क्योंकि इसका, ये किसका सॉल्ट है, ये सॉल्ट किसका है बेटा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हमें पता है किस नेचर का होता है, बेसिक। और बेसिक नेचर का है तो पीएच क्या आना चाहिए, 7 से ज्यादा। और 7 से ज्यादा आने वाला फॉर्मूला यही था ना, pKw प्लस pKa प्लस log C। और देखो अगर ये मान लो वीक बेस वाला रहता है ना, वीक बेस वाला रहता तो स्ट्रॉन्ग एसिड का रहता। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट रहता तो पीएच क्या था, 7 से कम, तो उसमें बस यहाँ पे माइनस pK भी हो जाता था, माइनस log C हो जाता था। तो फॉर्मूला एक दूसरे से लिंक्ड है, आप याद कर सकते हो। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज को हमें डाल देना है उठा के, कितना हो जाएगा देखो, 1/2। pKw हमें पता है कितना होता है 14, pK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, pK कितना हो जाएगा 5 प्लस log C की जगह पे कितना डाल दोगे बेटा आप, 1/20। कितना आया कंसंट्रेशन, 1/20। तो ये कितना आने वाला है आपका यहाँ से, तो देखो ये 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19, और log 1/20 को माइनस log 20 लिख सकते हैं। और माइनस log 20 की वैल्यू कितनी होगी, log 20 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 इंटू 10, तो मतलब log 2 प्लस log 10, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.30, मतलब ये कितना हो जाएगा 1.30। log 20 की वैल्यू कितना 1.30, तो ये हमारा कितना हो गया हाफ, 14 प्लस 9 कितना हो गया 19, और ये प्लस को माइनस कर दूं, माइनस log 1/20 को माइनस log 20 लिख सकते हैं ना, तो माइनस कितना आया 1.30। तो ये आप देखो यहां से कितना हो रहा है, ये 19 में से 1.3 जाएगा तो कितना आएगा आपका 17.7 हो जाएगा। और 17.7/2 का मतलब कितना, 17.7/2 का मतलब बेटा 8.85, कितना 8.85। तो यहाँ पे हमारा pH की वैल्यू कितनी आ चुकी है, pH विल बी 8.85 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले pH कितना 3, बाद में pH 4.40, अगली बार pH 5, फिर अगली बार pH 5.60, फिर अगली बार pH 8.85। अभी हमारे पास 60 ml और 70 ml पे निकालना बचा हुआ है, तो 60 और 70 ml पे भी मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। तो 60 और 70 ml पे निकालने के लिए मैं ये ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को हटा दिया जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो समझ ही चुके हैं। तो हम लोग 60 और 70 पे ऊपर निकाल लेते हैं, 60 ml और 70 ml के ऊपर। तो देखो 60 और 70 ml पे कैसे निकालेंगे, तो 60 ml की बात करो अगर बेटा, एट 60 ml, 60 ml, तो क्या अब ये रिएक्शन रहेगी क्या 60 ml पे, 60 ml पे रिएक्शन होने वाली नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट किस पे आ चुका है 50 ml पे आ चुका है। तो 50 ml के बाद जो 60 ml पे आओगे, तो 60 ml पे मिलीमोल्स ऑफ इसके कितने रहेंगे बेटा, कितने मिलीमोल्स रहेंगे इसके, तो अभी भी 50 इंटू 0.1 मतलब कितने 5, और NaOH के अब कितने हो जाएंगे 60 इंटू 0.1 मतलब कितने 6। तो अब देखो लिमिटिंग रेजेंट कौन बन जाता है हमारे पास, CH3COH।
तो मैंने बता ही दिया आपको इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो ब्यूरेट में रखा रहता है इसी से हमें पीएच डिटरमाइन करना होता है। तो पीएच डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा? NaOH करेगा। और NaOH का कितना बचेगा? 5 और 6 है, तो ये कितना बचेगा बेटा? इसका 1 बचेगा ना। 500 न्यूट्रल 60 ml में 5 मिलीमोल्स तो न्यूट्रलाइज करने चले गए, तो बचा कितना? 1 मिलीमोल्स। और साथ में सॉल्ट भी बचा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सॉल्ट नहीं बना है, सॉल्ट बन चुका है आपका, लेकिन मैंने बताया ये सॉल्ट मौजूद हो और NaOH मौजूद हो तो इस ये भी बेसिक नेचर का सॉल्ट है। ये सॉल्ट कैसा है? बेसिक नेचर। और ये भी क्या है? बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और ये वाला सॉल्ट वाला बेस है, तो कौन सा बेस डोमिनेट करता है? स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट कर जाएगा। तो इसीलिए अब जो पीएच आएगा वो किससे आएगा? NaOH से। और वो रूल मैंने बता दिया, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हमेशा पीएच आप किससे लोगे? जो ब्यूरेट में आपका रखा रहेगा। ठीक है, तो एक हो गया। तो इसका हमें कैसे करना पड़ेगा बेटा? हमें कंसंट्रेशन ऑफ क्या लेना पड़ेगा? NaOH। और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? उसके मोल्स कितने? 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। 50 ml है, 60 ml है, तो 50 और 60 कितना हो जाएगा? 110। तो इसको अगर मैं 100 भी मान लूं, अगर 100 के आसपास ले लूं मैं, तो 1/100 कितना आ जाएगा? लगभग 10 पावर -2। और 10 पावर -2 आ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना? 10 पावर -2। तो बेटा POH 2 आएगा, तो pH कितना आ जाएगा हमारा? तो अप्रोक्सीमेट में 11.9 ले लेता हूं मैं, क्योंकि 12 तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेट किया ना। 110 पे 10 पावर -2 आता, तो OH 10 पावर -2, तो POH कितना आता? 2। तो pH कितना आता? 12। तो 12 से थोड़ा सा कम ले लिया मैंने, 11.9 ले लिया उसे। और लास्ट हम लोग बात करें एट 70 ml कि 70 ml पे क्या होगा। तो एसिटिक एसिड के तो अभी भी 5 मिलीमोल्स रहेंगे, और इसके कितने हो जाएंगे बेटा? 70 इंटू 0.1, मतलब अब इसके कितने मिलीमोल्स हो गए? 7। तो अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट, अब एसिटिक एसिड बन जाएगा, तो इसके कितने बच जाएंगे? 7 में से 5 चला गया, तो 7 - 5 कितना हो जाएगा बेटा? 2। कितना बच जाएंगे इसके? 2 मिलीमोल्स बच जाएंगे। तो 2 मिलीमोल्स बचे तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना? मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। 50 ml इसका, 70 ml इसका, तो टोटल वॉल्यूम कितना? 50 + 70, मतलब कितना हो जाएगा? 2/120। 2/120 को हम लोग कितना लिख सकते हैं बेटा? 1/60 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा हमारा? 1/60। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा? 1/60 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग POH अगर पूछेगा तो POH कितना हो जाएगा आपका? log 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 60 के पावर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अगर 1/60 है तो POH क्या होता है? निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ OH माइनस। तो निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस लगाओगे तो उस माइनस को इधर भेजोगे तो log 60 हो जाएगा। और log 60 की वैल्यू कितनी होती है? log 60 की वैल्यू कितनी होती है? log 6 × 10, मतलब log 6 + log 10। log 10 की वैल्यू 1, और log 6 की वैल्यू कितनी होती है? log 3 × 2 लिखते हैं ना, तो log 3 + log 2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 0.30 और 0.48 कितना हो जाएगा? 0.78, और 1 और ऐड कर दो तो ये 1.78 हो जाएगा। log 60 की वैल्यू कितनी? 1.78। इसलिए pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 - 1.78, तो 14 में से 1.78 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 12.22 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे pH कितना आएगा? 12.22। यहाँ पे pH कितना है? 11.9, है ना। तो इतना डेटा मुझे निकलवा के बस इसके ग्राफ को दिखाना था कि क्या किस तरीके के ग्राफ का नेचर बनेगा, इसीलिए हमने बस इतने डेटा को कैलकुलेट किया है। तो इसका ग्राफिकल नेचर समझने के लिए तो देखो 0, 10, 25, 40, 50, 60 और 70, इतना बड़ा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगा नहीं, केवल ग्राफ मुझे समझाना है, और वो भी एक क्वेश्चन में मैं अच्छे से समझा देता हूँ पूरा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बाकी में तो हम लोग डायरेक्ट ग्राफ को ही देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन करने लायक पॉइंट है, शुरू का पीएच कितना था? 0 ml पे पीएच कितना था बेटा? 3 था। और जैसे ही आपका 10 ml ऐड किया है, आपका पीएच देखो 3 से आपका पीएच में सीधे सीधे कितने का जंप हो गया है? 4.40, लगभग 50% जंप कर गया है ना। 3 था, और 3 का अगर 4.5 ले लोगे तो मतलब कितना जंप करवा दिया आपने? 50% जंप करवाया ना। तो ये लगभग 4.5 के आसपास ही है। तो देखो 3 से 4.5 पहले बहुत तेजी से पीएच बढ़ा, और बाद में देखो आप 4.4 से 5, 5 से 5.6, इन तीनों वैल्यूज पे आप देख सकते हैं ना, ये तीनों जो हैं, ये तीनों वैल्यूज, इन तीनों में पीएच में ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। इन तीनों में पीएच का ज्यादा चेंज हमें नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये बफर है। क्या है ये?
इन तीनों केस में क्या है, बफर है। और बफर की खास बात क्या होती है, बफर है ना, देखो ये जो है ये लार्ज चेंज है, इस चेंज को क्या बोलोगे, लार्ज चेंज, काफी बड़ा चेंज हुआ है। यहां पे क्या हम लोग बोलेंगे, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज बोल सकते हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज बोल सकते हो। नेग्लिजिबल चेंज मतलब चेंज तो है, ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल चेंज नहीं है, क्योंकि बफर का मतलब ये थोड़ी नहीं कि बिल्कुल ही चेंज नहीं होने दे, चेंज होने देगा थोड़ा सा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज। इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत कम है ना, यहाँ 50% का चेंज है। यहाँ देखो 4.4 का केवल 0.6 बढ़ा है, फिर 5 से केवल कितना 0.6 बढ़ा है। तो जब तक बफर सॉल्यूशन बना रहेगा तब तक पीएच में चेंज काफी क्या होता है, स्लो होता है, बहुत कम चेंज होता है पीएच के अंदर। और आप फिर से यहाँ पे नोटिस करो एक चीज कि 5.6 से सीधा आप कहां पहुंच गए हो, 8.85 पे। ये भी काफी लार्ज गैप है, ये भी देखो, ये भी एक बड़ा जंप हो गया। ऐसा बड़ा जंप क्यों हो गया 5.6 से 8.85, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या बन गया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बन गया। तो जैसे आपका सॉल्ट बन जाता है तो सॉल्ट बनते ही पीएच में फिर से एक लार्ज गैप हो जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर यहाँ पे इन दोनों केस में, जैसे आपका एक बार सॉल्ट बन गया तो सॉल्ट बनने के बाद जो पीएच डिटरमाइन करेगा वो कौन करेगा, ऊपर ब्यूरेट में रखा हुआ बेस। तो यहां पे भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज, ऑलमोस्ट कैसा है, नेग्लिजिबल चेंज है। तो इस पॉइंट को बनाते हुए हमें ग्राफ बनाना है, जो मैंने समझाया आपको पूरा किस तरीके से प्रोसेस है। आप देखो शुरू में आपका पीएच का चेंज काफी तेजी से होता है, ठीक है ना, शुरू में पीएच काफी तेजी से चेंज होता है। फिर एक बार जब बफर बनता है, शुरू में तो आपका केवल जो बीकर में रखा होगा उसकी वजह से पीएच होगा, बाद में आपका बफर की वजह से आएगा, उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और सबसे लास्ट में जो ब्यूरेट में रखा होगा। तो शुरू में काफी लार्ज गैप होता है। लार्ज चेंज होने का मतलब ही हो गया शुरू में इतना बड़ा चेंज होने से, ये किसकी वजह से हुआ है, हमारा जो बीकर के अंदर एसिटिक एसिड रखा था उसकी वजह से, ठीक है ना। और बाद में बफर बनने के बाद देखो ऑलमोस्ट चेंज क्या हो चुका है, धीरे धीरे कांस्टेंट हो चुका है, कम कम चेंज है इन तीनों में, 4.4, 5, 5.6। और जैसे ही सॉल्ट बनता है फिर से एक बड़ा सा गैप होता है, और फिर उसके बाद एक बार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद देखो ये गैप तो बड़ा है हमारा, लेकिन फिर से हमारे क्या हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कांस्टेंट। इसी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच टाइट्रेशन कर्व। तो इसका अगर पीएच टाइट्रेशन कर्व कोई पूछ ले तो हमें पीएच टाइट्रेशन कर्व क्या समझ में आया, क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो पीएच टाइट्रेशन कर्व इसका इस तरीके से बनेगा बेटा। फाइनली हमको सब मिला जुला के यही चीज ध्यान रखना है, इसका पीएच टाइट्रेशन कर्व ऊपर वाली एक्सिस पे कौन सा लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग पीएच को लेंगे, और नीचे हम लोगों ने क्या किया है, वॉल्यूम लेते हैं। किसका वॉल्यूम, जो ऐड किया जाता है, किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, NaOH को, तो नीचे लिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH, मतलब बेसिकली वॉल्यूम किसका ले रहे हैं हम लोग, बेस का। कौन से बेस का, वीक स्ट्रॉन्ग बेस का। वॉल्यूम नीचे हम लोग किसका ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो नीचे आपने बेस का वॉल्यूम लिया है, ऊपर वाले एक्सिस में पीएच लिया है। अब देखो जब हमने यहाँ पे NaOH का वॉल्यूम कितना रहेगा, 0, 0 वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग पीएच कितना था बेटा आपका, 3 था। मान लो ये 1, ये 2, तो ये कितना था, 3 था। 1 2 3, स्टार्टिंग में पीएच कितना था, 3 था। और जैसे जैसे आप ये वॉल्यूम एक्सिस बना सकते हैं, यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम एक्सिस इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप शुरू में देखो आपका पीएच 3 था और बाद में सीधा कितना हुआ, 4.5, और उसके बाद ऑलमोस्ट पीएच क्या है, कांस्टेंट, फिर से एक बड़ा जंप और फिर से ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो इनका ग्राफ जो है, शुरू में पीएच तेजी से बढ़ता है, ठीक है बेटा, कब तक बढ़ेगा, जब तक कि हमारा बफर बनना शुरू ना हो जाए। उसके बाद देखो जैसे ही बफर बनेगा पीएच में चेंज ऑलमोस्ट थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा, तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने ग्राफ को ऊपर उठाया। और फिर जैसे आप देखो 5.6 से जैसे ही आपका सॉल्ट बनता है, आपका पीएच काफी तेजी से चेंज होता है, काफी तेजी से इस तरीके से चेंज होता है। और उसके बाद फिर से एक बार चेंज होने के बाद आपका देखो ऑलमोस्ट पीएच क्या चलने लगता है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब 8.85 है ये वैल्यू, तो ये 11.9 होगा, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट इस तरीके से कांस्टेंट चलते रहता है। तो ये आपका ग्राफ बनता है, ठीक है, ये आपका इस तरीके का पीएच टाइट्रेशन कर्व बनेगा। पीएच एक्सिस है आपका, नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH है, और ग्राफ का नेचर आपका कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देने वाला है। तो यहां पे बात किया जाए तो इस जोन में क्या है बेटा, यहां से यहां तक, इस जोन में यहां से यहां तक जो हम लोग चले हैं, यहां पे जो पीएच डिटरमाइन करने का काम किया है वो किसने किया है, वीक एसिड ने,
यहाँ पे पीएच किसकी वजह से डिसाइड हुआ है, वीक एसिड से। फिर जैसे ही आपने NaOH को ऐड किया है तुरंत आपका क्या हुआ है, बफर बना है, और बफर में ये वाला जो जोन है इसमें देखो ऑलमोस्ट पीएच क्या है, कांस्टेंट मानते हैं, तो ये हमारा कौन सा जोन हो गया, एसिडिक बफर जोन हो गया, एसिडिक बफर वाला जोन है ये, ठीक है। और फिर आप देखो अचानक से पीएच की वैल्यू आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, सडन इंक्रीज होता है, शार्प चेंज होता है। तो ये जो है ये कौन सा पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या हुआ है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के करेस्पॉन्डिंग जो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा, ये कौन से वॉल्यूम पे मिलेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग। ये वॉल्यूम किसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे देखो शार्प चेंज आपको दिखाई देगा, और बाद में फिर से देखो आप ऑलमोस्ट पहले तो बढ़ा और फिर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इस वाले जोन में जो पीएच डिसाइड किया जा रहा है वो किसकी वजह से किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, NaOH की वजह से। तो आई होप कि यही ग्राफ मुझे बस बताना था कि ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये ग्राफ का क्या मीनिंग है, किस तरीके से बना है, उसे जरा सा हमें समझना था, ठीक है। क्लियर है क्या, किस तरीके से हो रहा है ये ग्राफ को, थोड़ा ये लाइन सीधा ले लो, ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाएगा। तो बस ग्राफ का नेचर को समझो, किस तरीके से बेटा ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ ही आपको दिमाग में रखना है। पीएच एक्सिस ये है, वॉल्यूम ऑफ NaOH ये है, तो ये पीएच टाइट्रेशन कर्व कहलाता है हमारे लिए। तो जब भी एसिड का टाइट्रेशन किया जाएगा, एसिड का, वीक एसिड का टाइट्रेशन किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक एसिड का टाइट्रेशन करा रहे हैं किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो हमसे क्वेश्चन पूछे वीक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कराया जाएगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसका पीएच वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ इस तरीके से बनाना होगा हमें, ठीक है। तो ये ग्राफ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। और अगर मान लो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आप देख सकते हो पीएच कितना है, लगभग 8.85 है, कितना आया था 8.85, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है बेटा 7। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो नीचे होता है, एनपी। एनपी का मतलब क्या है हमारे लिए, न्यूट्रल पॉइंट। तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है आपका वो हमारा, और ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। ईपी का मतलब क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट ऊपर होता है और न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है इसमें नीचे होता है। ये ग्राफ ही इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल तो आपको आए या ना आए कि क्या हो रहा है किस तरीके से लगाना तो पड़ेगा, आएगा पूछेगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं पूछेगा, कोई कोई पूछ लेगा, लगाना तो ऐसे ही है। बस आपको एक ग्राफ देख के पहचानने आना चाहिए कि हाँ हमने जो ग्राफ बनाया वो किस तरीके का ग्राफ है और किसके लिए ग्राफ बना है। तो आप देखो पीएच वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ अगर इस तरीके का दिखाई दे तो दैट इज ग्राफ फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ग्राफ तो मैंने पूरा समझा दिया किस तरीके से बना है ना। एक तरीका ये भी था कि मैं डायरेक्ट आपको क्लास में आके ग्राफ भी बता सकता था, यही ग्राफ बनता है, लेकिन मेरा काम है समझाना कि न्यूमेरिकली एक प्रॉब्लम लेके और मैंने बताया किस तरीके से ग्राफ बनता है। अब देखो इस ग्राफ को हम लोग चाहें तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये ग्राफ किसके लिए बना है बेटा, CH3COO वर्सेज NaOH। ये ग्राफ किसका है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में दे देगा CH3COH वर्सेज NaOH का ग्राफ कैसा बनेगा, तो CH3 वर्सेज NaOH का पीएच का ग्राफ इस तरीके से आपका बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। समझे क्या बात को। देखो तो इसमें इस ग्राफ में एक चीज देखने को मिलती है, हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि इस ग्राफ के लिए हमारा सुटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा। इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर का मतलब ये होता है, इंडिकेटर वो ऑक्सिलरी सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के कंप्लीशन की जानकारी देते हैं। शायद आपने इंडिकेटर रेडॉक्स में पढ़ा होगा थोड़ा सा, है ना। तो इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसका 1 या 2 ड्रॉप ऐड किया जाता है, ऐसा ऑक्सिलरी सब्सटेंस जो आपके रिएक्शन के कंप्लीशन की जानकारी देता है। हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे अगली क्लासेज में आते वक्त, क्योंकि इंडिकेटर भी हमें पढ़ना है, थियरी ऑफ इंडिकेटर। तो हमसे ये पूछ सकता है कि इस वाले के लिए CH3 वर्सेज NaOH के लिए बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर कौन है। तो बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर बेटा वो इंडिकेटर्स होते हैं जो शार्प चेंज को दिखाते हैं। हम लोग इंडिकेटर उस जोन में लेते हैं जो शार्प चेंज को दिखाते हैं। तो देखो पीएच में शार्प चेंज जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहां पे दिखाई देता है, इस जोन में जो पीएच में शार्प चेंज आता है, यहां पे जो आपका है वो कैसा चेंज होता है बेटा, शार्प चेंज। और जो शार्प चेंज के अंदर दिखाई देता है यहां पे आपको सुटेबल इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। आपको पीएच के डेटा अगर देखो तो हमें अभी हटा दिया मैंने, 3 था, फिर 4.4 था, फिर 5 था, फिर 5.6 था, फिर 8.85 था, ठीक है।
तो ये लगभग ये जो पीएच जोन एसिडिक बफर का घूम रहा होगा, ये कहां से जा रहा होगा, ये लगभग 4 से शुरू हुआ था और हमारा 5.6 तक जा रहा था, और इसके बाद अचानक से देखो सीधा उठ के कितना हो गया था 8.85। तो ये जो खड़ा वाला पोर्शन होता है ना, ये जो वर्टिकली खड़ा वाला पोर्शन, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में दिखाई देता है, ऊपर की तरफ जाता हुआ पोर्शन, इसी पोर्शन में हमें इंडिकेटर लगता है, इसी पोर्शन में इंडिकेटर रिएक्शन के कंप्लीशन की जानकारी देता है। और ये खड़ा पोर्शन लगभग, अब देखो 12 तक, 12 के बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आया था ना, तो ये लगभग यहाँ देखो ये 12 तक जा रहा था, और ये देखो ऐसा था, ये लगभग 4 से आपका 6 तक जा रहा था, ऑलमोस्ट 4 से 6 तक पीएच जा रहा था, और ये वाला सीधे 6 से देखो कितने तक जा रहा था, 12 तक पीएच जा रहा था सीधे। इस पे कितना था, इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये 8.85 के आसपास था। इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा कितने पे आया था, 8.85। और फिर 12 के बाद देखो ऑलमोस्ट सेम हो रहा था, 11.9, 12.22, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज दिखा रहा था स्ट्रॉन्ग बेस से। तो हमसे पूछता है ना कि कौन सा इंडिकेटर डाला जाए जो हमें बेस्ट सुटेबल होगा इसके लिए, इस टाइट्रेशन के लिए, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो आप देख सकते हैं इसका जो खड़ा वाला पोर्शन आता है, ये स्टीपर पोर्शन, ये किस जोन में आता है हमारा, 6 से 12 लगभग, इसी के आसपास पीएच में आएगा हमारा। तो शार्प चेंज, इसके अंदर जो हमें इंडिकेटर यूज करना है, इंडिकेटर, वो इंडिकेटर हमारे लिए HPH होता है। कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, HPH। HPH का मतलब, और इसका जो पीएच रेंज है बेटा, पीएच रेंज वो 8 से लेके 10 तक होता है, और इस इंडिकेटर का नाम होता है फेनोप्टलीन इंडिकेटर, है ना, इसका नाम क्या है, फेनोप्टलीन। तो दिस इंडिकेटर इज फेनोप्थेलिन। तो ये हमारा फेनोप्टलीन इंडिकेटर है, उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में HPH लिखते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज किया जाएगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा CH3 वर्सेज NaOH या टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, तो हम कौन सा यूज करेंगे, फेनोप्टलीन, जिसको HPH बोलेंगे। पीएच रेंज 8 से 10 होता है, फेनोप्टलीन इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। और दो और चीजें इसमें छोटी सी बता दूं, हमसे कभी ये पूछ ले कि स्लोप मैक्सिमम कब आएगा, और दूसरी चीज हमसे पूछ सकता है कि स्लोप इस ग्राफ का मिनिमम कब आएगा। तो दो चीजें और पूछ सकता है कि मैक्सिमम स्लोप कब दिखाई देगा और मिनिमम स्लोप कब दिखाई देगा। तो बेटा मैक्सिमम स्लोप कब दिखाई देगा आपका, मैक्सिमम स्लोप का मतलब समझ रहे हो, जब लाइन पैरेलल टू अगर आपके एक्स एक्सिस हो जाए तो स्लोप क्या होता है, मिनिमम, और जब वो परपेंडिकुलर दिखाई दे तो स्लोप क्या होता है उस समय, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्लोप तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, इस खड़े वाले पोर्शन के, और मिनिमम स्लोप इस हॉरिजेंटल पोर्शन के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो स्लोप मिनिमम अगर हमसे पूछा है तो मिनिमम स्लोप तो बेटा बफर के केस में आएगा, क्योंकि बफर में ऑलमोस्ट पीएच क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो स्लोप मिनिमम आएगा वो किस केस में आएगा, एसिडिक बफर के केस में। बफर के फॉर्मेशन के समय लाइन क्या रहेगी, सीधी, तो बफर के केस में स्लोप मिनिमम आएगा। और वो भी मिनिमम कब आएगा, जब आपका बेस्ट बफर बनेगा, क्योंकि बेस्ट बफर में हमने पढ़ा है पीएच किसके बराबर होता है, पीके। और बेस्ट बफर की खास बात होती है कि चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर पीएच क्या होता है, मैक्सिमम। बेस्ट बफर का चेंज फॉर रेजिस्टेंस इन पीएच क्या होता है, मैक्सिमम। तो वो पीएच को चेंज ही नहीं होने देना चाहेगा, मतलब वो ऑलमोस्ट क्या रखेगा, लाइन को सीधा। तो स्लोप मिनिमम का भी पूछ ले तो स्लोप मिनिमम हमारा कब मिलता है बेटा, जब बफर में तो मिलेगा, स्लोप मिनिमम मिलने वाला है बफर वाले जोन में, लेकिन वो कब मिलेगा, जब वो बेस्ट बफर हो जाए। दैट इज बेस्ट बफर का मतलब जब आपका पीएच किसके बराबर हो, पीके के बराबर। पीएच किसके बराबर हो जाए, पीके के बराबर, तो आपका स्लोप क्या मिलेगा, मिनिमम। और स्लोप मैक्सिमम के लिए देखो ये खड़ा वाला पोर्शन चाहिए, और ये खड़े वाले पोर्शन के लिए स्लोप मैक्सिमम कब हो रहा है, जब वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। तो स्लोप मैक्सिमम के लिए हमेशा क्या देखना है हमको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को देखना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, स्लोप मिनिमम के लिए बेस्ट बफर। तो ये भी कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी भी हमें पता होना चाहिए। हमसे पूछ ले इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे, तो इंडिकेटर हमें पता होना चाहिए, इंडिकेटर कौन सा यूज करना है बेटा, फेनोप्टलीन को यूज करना है। और किस जोन में करते हैं, शार्प चेंज में हम लोग यूज करते हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं मेन पॉइंट्स बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैंने आपको समझाया। ये ग्राफ में आपको उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मेन पॉइंट
इस ग्राफ के करेस्पॉन्डिंग जो हमें फाइनली, देखो न्यूमेरिकल बताने समझाने में मुझे टाइम लगा है, फाइनली आपको इसी ग्राफ को ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाएंगी उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स ये है बेटा हमारा कि हम लोग कौन से इंडिकेटर को यूज करेंगे, फिनोप्टिलीन को। सबसे पहला पॉइंट ये हम लोग लिखेंगे इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का किसके साथ टाइट्रेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस HPH, HPH मतलब फिनोप्टिलीन इज द बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर, is the best suitable indicator. Phenolphthalein is the best suitable indicator having pH range 8 to 12. हर इंडिकेटर की एक पीएच रेंज होती है। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा कि कौन सा इंडिकेटर आप यूज करेंगे इस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फिनोप्टिलीन, जिसका पीएच रेंज 8 से लेके लगभग कितना होता है, 12 होता है। इवन आप कोई भी 6 से लेके 12 तक का कोई भी इंडिकेटर इसके अंदर यूज कर सकते हैं, पर बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर कौन सा होता है हमारे लिए, एचपीएच। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एचपीएच पीएच रेंज 8 से 12 ये बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड पॉइंट हमसे क्या बोलेगा, सेकेंड पॉइंट अगर बताना चाहो तो देखो इनिशियली जो है पीएच में चेंज क्या हुआ है, काफी फास्ट हुआ है। ये काफी फास्ट चेंज जो पीएच में होता है ना बेटा, देखो आपका पीएच कितना था, 3 था, और 3 से डायरेक्ट आप 4.4 के आसपास पहुंच गए थे। 3 से कहां पहुंचे थे, 4.4 के आसपास। ये आपका लगभग 4.4 के आसपास था ना, आप डायरेक्ट 3 से 4.4 पहुंचे थे। तो इसका रीजन होता है फ्री आयंस अवेलेबल फ्रॉम वीक एसिड। तो वही लिख रहा हूं मैं। सेकेंड पॉइंट ये है हमारे पास, initially change in pH is fast, या ऐसे लिखो, initially fast change in pH, initially fast change in pH is due to free ions available from weak acid. Initially fast change in pH is due to free ions available from weak acid. weak acid से जो free ions available है उसकी वजह से इनिशियली क्या होता है, फास्ट चेंज होता है। थर्ड पॉइंट की बात करो। तीसरा पॉइंट, बाद में देखो आपका पीएच में चेंज काफी क्या हुआ है, स्लो डाउन हो गया, काफी कम स्लो हो चुका है, और रीजन क्या है उसका, बफर फॉर्मेशन होना। तो थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे, स्लो डाउन चेंज इन पीएच, is due to buffer formation. स्लो डाउन चेंज इन पीएच इज ड्यू टू बफर फॉर्मेशन। बफर फॉर्मेशन में स्लो डाउन चेंज होने की वजह से स्लो डाउन चेंज इन पीएच इज ड्यू टू बफर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की बात करो, और ये जो स्लो डाउन है ना बेटा, ये स्लो डाउन पूछ सकता है कि मैक्सिमम कब होगा, मतलब मैक्सिमम स्लो डाउन कब होगा, चेंज इन पीएच में। तो बेस्ट बफर बनता है तो स्लो डाउन क्या हो जाएगा, चेंज इन पीएच मैक्सिमम हो जाएगा। एंड इट इज मैक्सिमम, ये भी लिख लेते हैं, एंड इट इज मैक्सिमम when pH is equal to किसके हो जाए, pKa के। मैक्सिमम कब हो जाएगा, ये स्लो डाउन इन पीएच मैक्सिमम कब हो जाएगा, बहुत कम पीएच में चेंज कब होगा, जब पीएच किसके बराबर हो जाएगा, आपका पीके के बराबर। चलो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, और क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट देखो, तो ये इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। फोर्थ पॉइंट देखो, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच में शार्प चेंज आ जाता है। सीधे आप 5 पॉइंट कितने थे, ये लगभग आपका 6 था ना, कि 5 पॉइंट समथिंग था, 5 पॉइंट कुछ आया था आपका, 5.6 आया था शायद। तो 5.6 से सीधे आप किस पे पहुंच चुके थे, यहां से लार्ज गैप हुआ आपका कितना, 8.85। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है काफी शार्प चेंज होता है। रीजन क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो फोर्थ पॉइंट ये लिखेंगे, नियर इक्विवेलेंस पॉइंट शार्प चेंज इन पीएच
इज ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। नियर इक्विवेलेंस पॉइंट शार्प चेंज इन पीएच इज ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो चौथी चीज ये ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के पास आपका शार्प चेंज पीएच में होता है, रीजन क्या है उसका, क्योंकि वहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ है, ठीक है ना। इसमें और फिफ्थ पॉइंट की बात करो, अगर फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट की बात करो, तो हम लोग इस जोन के बारे में भी समझ लिए कि शार्प चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट के पास शार्प चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और एक बार आप इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद का देखें तो पीएच में चेंज आपका थोड़ा क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है, मतलब डिक्रीज हो चुका है। देख ही सकते हो 11.9 से 12.22। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमारा अब जो पीएच डिटरमाइन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका बेस की वजह से हो रहा है। तो हम लोग ये लिखेंगे आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट change in pH again slow down after equivalence point change in pH again slow down, change in pH after equivalence point change in pH is again slow down, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट चेंज इन पीएच इज अगेन स्लो डाउन। आपका बाद में देखो चेंज क्या हो चुका है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। रीजन क्या है, क्योंकि अब केवल पीएच कौन डिसाइड कर रहा है, बेस डिसाइड कर रहा है। तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट चेंज इन पीएच इज अगेन स्लो डाउन बिकॉज ऑफ पीएच विल बी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये 5 पॉइंट्स आपको इस ग्राफ को ध्यान रखना है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये 5 जो इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट्स मैंने बताया इनको ध्यान रखना। पहला सुटेबल इंडिकेटर पूछे तो आपको बेटा कौन सा यूज करना है, सुटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा, एचपीएच होगा। पहला पॉइंट ध्यान रखना है, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सुटेबल इंडिकेटर एचपीएच होता है। सेकेंड पॉइंट, फास्ट चेंज इन पीएच किसकी वजह से होता है, फ्री आयंस अवेलेबल फ्रॉम वीक एसिड, इसकी वजह से फास्ट चेंज इन पीएच होता है इनिशियली, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तीसरी चीज, बाद में स्लो डाउन पीएच में चेंज क्यों हो गया है, बफर फॉर्मेशन की वजह से स्लो डाउन क्यों हो रहा है, बफर फॉर्मेशन की वजह से। और वो चीज मैक्सिमम स्लो डाउन कब होगा, जब पीएच किसके बराबर हो जाए, आपका पीके के बराबर। और इक्विवेलेंस पॉइंट के पास क्या होता है बेटा, शार्प चेंज इन पीएच होता है, शार्प चेंज इन पीएच, और उसका रीजन क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होने की वजह से शार्प। फाइनली आपको ये ग्राफ और ये पॉइंट्स ध्यान रखने, न्यूमेरिकल से हमें कोई लेना देना नहीं था, न्यूमेरिकल बस ग्राफ बनाने के लिए बताया गया है और इन पॉइंट्स को समझने के लिए बनाया गया था। और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो होता है स्लो डाउन हो जाता है, अगेन स्लो डाउन, रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का एडिशन होता है, तो बाद में आपका पीएच फिर से स्लो डाउन। तो ये 5 पॉइंट्स आपको इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ध्यान रखना है। तो हमने सर कितने मिनट में देखिएगा, 57, बाप रे, रुकिए अभी नहीं, बंद मत करिए। तो हम लोगों ने जो भी ये 5 पॉइंट्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग हमने ध्यान दे दिया है, ठीक है। तो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है किसको, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का टाइट्रेशन हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कल की क्लास में दूसरा टाइट्रेशन देखेंगे, या हम लोग अभी इसी को वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस में, ये सपोज मान लो हमने मोनोबेसिक देखा है, किसको देखा है, CH3COH वर्सेज NaOH। कल की क्लास में हम लोग H2S वर्सेज NaOH को देखेंगे। H2S क्या हो जाएगा, डाई बेसिक। तो उसमें मैं इतना डिटेल में न्यूमेरिकल में नहीं जाऊंगा, हम लोग डायरेक्टली उसका ग्राफिकल नेचर देखेंगे। जैसे इसमें ग्राफ एक बार इस तरीके से बना है, उसमें दो बार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि डाई बेसिक है तो 2 बार बफर भी बनेगा और 2 बार उसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी होगा। तो कल की क्लास में हम लोग उसे देखेंगे कि किस तरीके से होना है। आपके लिए जस्ट एक छोटा सा होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, कल की क्लास में हम लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे। ये एक्सिस आपका पीएच का है, ठीक है, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ बेस का एक्सिस है, ठीक है। और आपका वॉल्यूम ऑफ बेस और पीएच का है, तो हमें पता है पीएच, अगर बेस को ऐड करेंगे हम लोग तो बेस को ऐड करने पे पीएच बढ़ता जाता है, और अगर आप ऊपर से एसिड को ऐड करते ना बेटा, ऊपर से एसिड, ब्यूरेट से एसिड ऐड करते तो पीएच घटता जाता। तो एक ग्राफ नीचे का गिरता हुआ पैटर्न को फॉलो करता, ठीक है। तो अगर पीएच वर्सेज वॉल्यूम ऑफ बेस का ग्राफ, अगर हमें 2 ग्राफ इस तरीके से दिए हैं, अगर बेटा एक ग्राफ ये दिया है और दूसरा ग्राफ आपका इस तरीके से दिया है, इस तरीके से, ये आपका HA एसिड है, ये आपका HB एसिड है,
दो अलग अलग एसिड का पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस का ग्राफ है। हमसे पूछा है क्वेश्चन, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, HA और HB। इसका आपको जवाब देना है। रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन आपको यह पता करना है कि कौन अच्छा एसिड है। HB यहां से शुरू हो रहा है, HA आपका यहां से शुरू हो रहा है। विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, HA और HB। ये होमवर्क है, इसको ट्राई कर लीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करना। कल की क्लास में मैं इसे सॉल्व करवा दूंगा, है ना। 1 मिनट का सवाल है ये, तो कल ये भी करेंगे और कल हम लोग डाई बेसिक का भी ग्राफ देखेंगे और फर्दर जो भी हमारे टाइट्रेशन कर्व बचे हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर